मेरी ऑनलाइन कक्षा नाद में आप सभी छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय संगीत के इतिहास का मध्यकाल। मध्यकाल की जो समयावधि है वो 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक मानी जाती है। इतने लंबे समय को हम अध्ययन की सरलता के लिए दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की समयावधि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक मानी जाती है और उत्तर मध्यकाल की समयावधि 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मानते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्व मध्यकाल की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि गुप्त काल के समय संगीत का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, जिस वजह से बहुत से संगीतज्ञ विद्वान इस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन का शासन रहा और उसके बाद भारत में कोई भी एकीकृत सत्ता नहीं रह गई थी। देश जो है वो छोटी छोटी रियासतों में बँट चुका था। फलतः संगीत का जो दायरा है वो भी सिमटा, संकुचित हुआ और इसी दौर में जो है घरानों का जन्म हुआ। पूर्व मध्यकाल में जो सबसे पहली पुस्तक सामने आती है वो है संगीत मकरंद। नारद ने यह ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में पहली बार जो है समस्त रागों का वर्गीकरण स्त्री पुरुष के आधार पर किया गया। कुछ रागों को स्त्री माना गया, कुछ को पुरुष माना गया, यानी कि राग रागनी वर्गीकरण का प्रचलन इस पुस्तक में वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए इस पुस्तक को हम राग रागनी वर्गीकरण का आधार ग्रंथ भी मानते हैं। इसके बाद जो ग्रंथ प्रकाश में आता है वो है जयदेव की गीत गोविंद। जयदेव अच्छे कवि होने के साथ साथ वो गायक भी थे और उनके इस ग्रंथ में, जिसको हम अष्टपदी भी कहते हैं, उनके गीतों का संग्रह किया गया है। चूँकि यह संग्रह बिना स्वरलिपि के किया गया है, कोई नोटेशन सिस्टम उसमें नहीं है, जिस वजह से हमें उस समय के क्रियात्मक संगीत का कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद 13वीं शताब्दी का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया संगीत रत्नाकर, ये शारंगदेव द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 7 अध्यायों के अंतर्गत लिखा गया है। इसी कारण से हम इस ग्रंथ को सप्ताध्यायी भी कहते हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत दोनों का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसमें संगीत संबंधी लगभग सभी विषयों की विस्तार पूर्वक विवेचना की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 11वीं शताब्दी से ही मुसलमानों का भारत में आगमन शुरू हो गया था और 12वीं शताब्दी तक आते आते ये भारत के शासक भी हो चुके थे, हुक्मरान बन चुके थे। तो इसके बाद का जो समय है वो हम उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत इसके पहले चरण में जो शासक का नाम आता है वो रहा है अलाउद्दीन खिलजी का समय। इनके समय में जो अमीर खुसरो थे, इनके दरबारी गायक थे। अगर हम बात अमीर खुसरो की करें तो उनका जो योगदान है भारतीय संगीत को वो स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। बात हम अमीर खुसरो की करें तो कहा जाता है कि उन्होंने तबले और सितार का आविष्कार किया। इसके साथ ही साथ बहुत से रागों जैसे साजगिरी, ज़िल्फ और तालों में आड़ा, चार ताल, झूमरा जैसे तालों का उन्होंने आविष्कार किया। इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे शायर भी थे। उनकी बहुत सी पहेलियाँ भी आपको पढ़ने को मिलेंगी और सबसे बड़ी बात, उनको खड़ी बोली का, हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता भी माना जाता है। भारतीय संगीत के इतिहास में अमीर खुसरो ने तराना, कव्वाली, इन सब विधाओं का आविष्कार भी किया। गोपाल नायक उस समय जो उनके समकालीन संगीतज्ञ थे, उन दोनों की आपस में प्रतियोगिता हुई जिसमें अमीर खुसरो विजयी रहे। तो इस प्रकार खिलजी युग में अमीर खुसरो की जो देन है वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती है। खिलजी युग के बाद
जो समय आता है वो है तुगलक युग। तुगलक युग में जो गयासुद्दीन तुगलक थे उन्हें संगीत के प्रति कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वो संगीत के प्रति उदासीन रहे। उसके बाद उनका बेटा मोहम्मद तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो वो संगीतज्ञों का बहुत आदर भी करता था और उसके समय में हिंदू मुसलमान संगीतज्ञों को एक करने की कोशिश की गई, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था, लेकिन वहाँ राजाश्रय संगीतज्ञों को नहीं मिला। तुगलक युग के बाद जो इतिहास में बात आती है वो है लोदी युग। सिकंदर लोदी को संगीत का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी वो संगीतज्ञों का बहुत आदर करता था। उसके समय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहा और उसी दौर में कव्वाली, गज़ल, तराना, टप्पा, ठुमरी इन चीज़ों का प्रचलन बढ़ा। इसी समय में सुल्तान हुसैन शर्की का नाम आता है, जो जौनपुर के राजा थे। उन्हें बड़े ख्याल का आविष्कारकर्ता माना जाता है। बात हम करेंगे मान सिंह तोमर की। मान सिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे और स्वयं बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। उन्होंने अपने समय में संगीतज्ञों का सम्मेलन बुलाया, शास्त्रों पे चर्चा की गई और उस समय जो बातें निकल करके आईं उसका मान कौतूहल नामक ग्रंथ में संग्रह किया गया। ग्वालियर घराने का जन्म भी मान सिंह तोमर से ही माना जाता है और ये भी माना जाता है कि ध्रुपद शैली के आविष्कारकर्ता मान सिंह तोमर ही हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मुगल काल की। मुगल काल में जो सबसे पहले शासक हैं वो बाबर हैं। बाबर स्वयं अच्छे संगीतज्ञ थे। उनके दरबार में प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। वो बहुत से संगीतकारों को, योग्य संगीतकारों को सम्मानित भी करते थे और जो उनका संगीत के प्रति दृष्टिकोण था वो था कि संगीत जो है वो मनोरंजन की वस्तु है। लेकिन बाबर के दौर की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि उनके समय में जो है भक्ति आंदोलन ज़ोरों पर था। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी, बाला मर्दाना के साथ और भी बहुत से भक्त कवि हुए, जिन्होंने मानव जीवन की जो सुंदर बातें हैं उनको संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, उनका बेटा जब गद्दी पर बैठा तो उस समय भी सूफी संगीत बहुत ज़ोरों पर था। अकबर का नाम आते ही हम सभी के दिमाग में सिर्फ एक नाम उभरता है, वो है मियाँ तानसेन का। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ थे, जिनमें तानसेन, मदन राय, श्रीचंद, ब्रजचंद, तानतरंग, बैजू आदि थे, जिसमें तानसेन जो था वो नवरत्नों में शुमार किया जाता था। बात हम अगर तानसेन की करें तो तानसेन ने बहुत से नवीन रागों की रचना की, जिनमें जो सुप्रसिद्ध राग हैं वो राग दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, जो आज भी प्रचलित हैं और बहुत कर्णप्रिय रागों में शुमार किए जाते हैं। तानसेन जो है वो ध्रुपद गाते थे और उनका जो घराना चला वो जो है सेनिया घराना कहलाया। अकबर का समय जो है संगीत की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ पर लौकिक संगीत के साथ साथ अलौकिक संगीत का भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। यानी कि आप समझ गए होंगे कि बात हो रही है भक्ति पक्ष की। तो अकबर के समय में ही मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्त कवि रहे, जिन्होंने मानव जीवन की जो अच्छी बातें थीं, जो सुंदर बातें थीं, उनको संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। एक और महत्वपूर्ण मैं बात बताती हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ 3 लोगों के साथ महान शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसमें से एक शख्स जो हैं वो अकबर महान। वैसे आप जानते होंगे कि सिकंदर के साथ भी सिकंदर महान, अशोक महान और अकबर महान, ये भारत के 2 शासक ऐसे रहे जिनके साथ महान शब्द का प्रयोग किया गया। तो अकबर के समय में लौकिक और अलौकिक दोनों ही संगीत फले फूले और संगीत ने अपने उच्च स्तर को प्राप्त किया।
जहांगीर अपनी वंश परंपरा के अनुसार जहांगीर भी संगीत प्रेमी रहे। उनके दरबार में भी कई दरबारी संगीतज्ञ थे, जिनमें बिलास खां, छत्तर खां, मक्खू खां, जहांगीर दाद, परवेज़ दाद, हमजान जैसे कलाकार रहे। उन्हीं के समय में सोमनाथ ने राग विबोध लिखी, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारतीय संगीत को एक करने की कोशिश की गई। जो दूसरी पुस्तक उस समय लिखी गई वो थी दामोदर मिश्र की संगीत दर्पण। इसके बाद शाहजहां की हम चर्चा करेंगे। शाहजहां भी संगीत प्रेमी थे। उनके दरबार में भी कई दरबारी संगीतज्ञ थे, जिसमें उन्होंने दिरंग खां और ताल खां को गुण समुद्र की उपाधि से विभूषित किया। उनके दरबार में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था, समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। उसी समय अहोबल की संगीत पारिजात, हृदय नारायण देव की हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक जैसे ग्रंथों की रचना की गई। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण दौर जो आया वो रहा औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब की अगर हम बात करें तो इतिहासकारों में, विद्वानों में दो विपरीत धाराएं प्रचलित हैं। एक विचारधारा के अनुसार औरंगज़ेब जो है वो संगीत का कट्टर विरोधी था। उसने बहुत से वाद्य यंत्रों को जला दिया और यहाँ तक कहा कि संगीत को इतनी गहराई में गाड़ दो कि वो दोबारा सुनाई न दे। लेकिन विद्वानों का एक जो वर्ग है वो ये मानता है कि औरंगज़ेब कट्टर विरोधी तो नहीं था, उसके दौर में भी बहुत से ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो उसका संगीत अनुरागी होने का प्रमाण देते हैं। उसके दरबार में खुशहाल खां, हयात सरजनैन जैसे दरबारी संगीतज्ञ थे। उसी के दरबार के किरपा नामक पखावजी को औरंगज़ेब ने मृदंग राय की उपाधि से भी विभूषित किया। औरंगज़ेब का ही एक कर्मचारी रोशन, जिसने कि संगीत पारिजात का फ़ारसी में अनुवाद किया। फ़कीरुल्लाह खां ने मान कौतूहल का फ़ारसी अनुवाद किया। इसके अलावा वो अपनी बेगम और शहज़ादियों के लिए उनके महलों में गायकों गायिकाओं की और नर्तकियों की नियुक्ति वो स्वयं करता था। इस प्रकार जो विद्वानों का दूसरा वर्ग है वो ये बताने की कोशिश करता है, सिद्ध करने का, कि औरंगज़ेब भी संगीत अनुरागी था। औरंगज़ेब के ही दौर में दक्षिण भारत के वेंकटमखी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना की, जिसमें 72 मेलों का कॉन्सेप्ट दिया गया। उसने ये कहा कि एक मेल से 484 रागों की रचना की जा सकती है। उसी समय भाव भट्ट की अनूप संगीत रत्नाकर, अनूपांकुश जैसी पुस्तकों की रचना हुई। उसके बाद मुग़ल काल के जो वो हैं मोहम्मद शाह रंगीले, ये स्वयं अच्छे संगीतज्ञ थे और इनके दरबार में सदारंग, अदारंग जैसे महान गायक थे, जिनकी रचनाएं आज भी आप बहुत से पुस्तकों में देख सकते हैं। और इसी समय गुलाम नबी शौरी ने जो है टप्पे का आविष्कार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में भारतीय संगीत में फ़ारस के संगीत का मिश्रण हुआ और इस मिश्रण से तमाम नवीन शैलियों का जन्म हुआ, जैसे ख़याल, ठुमरी, टप्पा, तराना, कव्वाली, गज़ल, त्रिवट आदि। और इसी दौर में भारत का संगीत जो है दो भागों में एक तरह से विभक्त हो गया, उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत। इस दौर में जो है संगीत अपनी ऊंचाइयों पर रहा। बात अगर हम लौकिक संगीत की करें और अलौकिक संगीत की, भक्त कवियों के कारण जो है भक्ति संगीत जो है वो जनमानस तक पहुंचा और तमाम नवीन शैलियों का भी जन्म हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये युग जो है संगीत की दृष्टि से चहुमुखी विकास वाला था। हर तरह से जो है इसका विकास हुआ, फला फूला। इस कारण से विद्वान इस युग को भारतीय संगीत के इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। अब मैं
आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिन्हें आप नोट करें। परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मैंने एक विस्तृत उत्तरीय और अन्य लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, क्योंकि गत 3-4 वर्षों से जो है परीक्षा में अति लघु और ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप प्रश्न नोट करें। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न आपके लिए है, भारतीय संगीत के इतिहास के मध्यकाल को भारतीय संगीत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी में आपके लिए प्रश्न है, सप्ताध्यायी किस ग्रंथ को कहा जाता है? तानसेन किस बादशाह के दरबारी गायक थे? निम्नलिखित ग्रंथों के ग्रंथकारों का नाम लिखिए। संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, गीत गोविंद, संगीत पारिजात, संगीत मकरंद, चतुर्दंडी प्रकाशिका। तानसेन द्वारा आविष्कृत किन्हीं 2 रागों के नाम लिखिए। ख्याल का आविष्कर्ता किसे माना जाता है? ध्रुपद का आविष्कर्ता किसे माना जाता है? गुलाम नबी शौरी ने किस शैली का आविष्कार किया? फारस के संगीत का भारतीय संगीत में मिश्रण किस युग में हुआ? अमीर खुसरो किसके दरबारी गायक थे? शाहजहां ने किसे गुण समुद्र की उपाधि से विभूषित किया? अगले एपिसोड में आधुनिक काल के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक आप अध्ययन कीजिए, इन प्रश्नों का उत्तर हल कीजिए। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वच्छ रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। जय हिंद। प्रधान जी ग्रामीणों की सुरक्षा के साथ साथ अपनी भी सुरक्षा करें और नोवल कोरोना वायरस से बचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। आपस में कम से कम 1 मीटर के फासले की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते या आदाब करें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन और साफ पानी से धोते रहें। खांसने एवं छींकने पर रुमाल, टिश्यू या कोहनी से नाक और मुंह को ढकें। सामुदायिक स्थल पर साबुन एवं साफ पानी की व्यवस्था रखें। कचरे का उचित निस्तारण प्रतिदिन एवं गांव का विसंक्रमण कराएं। 1% हाइपोक्लोराइड के घोल से सामुदायिक भवनों के फर्श की सफाई कराएं। लोगों को अपने घर पर रहने के लिए प्रेरित करें। गांव में दूसरे देशों, राज्यों एवं जनपदों से वापस आए ग्रामीणों और प्रवासियों की पहचान करें, उनकी सूची बनाएं और सुनिश्चित करें कि वे कोविड-19 से बचाव एवं देखभाल के लिए आशा बहन से परामर्श प्राप्त करें। बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत संपर्क करें। यात्रा से आए लोगों को बताएं कि वे 14 दिन तक घर में ही रहें। सुनिश्चित करें कि वापस आए ग्रामीणों और प्रवासियों को मौजूदा योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाए। भोजन के संदर्भ में बड़ी संख्या में लोगों की सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया स्वच्छता और सामाजिक दूरी की सावधानियों को ध्यान में रखते हुए स्कूल या सामुदायिक हॉल में सामुदायिक रसोई घर चलाने पर विचार करें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग का टोल फ्री नंबर 1800 180 5145 पर संपर्क करें।